अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है फ़ोकस ग्रुप से रिलेटेड। हम इवैल्यूएशंस को ही देख रहे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सर्वेस को देखा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन को देखा। आज जो हमारी थर्ड इवैल्यूएशन या रिसर्च टेक्नीक है, वो है फ़ोकस ग्रुप रिसर्च। ठीक है? इसमें हम देखेंगे कि फ़ोकस ग्रुप क्या होता है, किस तरह से फ़ोकस ग्रुप करते हैं, ठीक है? इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है? और इसमें इश्यूज़ क्या-क्या आते हैं फ़ोकस ग्रुप में। तो हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से ये इमेज आपको नज़र आ रही होगी एक फ़ोकस ग्रुप रिसर्च की, इसमें एक मॉडरेटर एंड पे है, यानी कि वो फ़ोकस ग्रुप कंडक्ट कर रहा है या कर रही है, ठीक है? और बाकी ये सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ये इनसे क्वेश्चंस पूछेगी, ठीक है? इनकी ओपिनियन, इनके फीडबैक ले सकती है, ठीक है? इसी तरह से हम जब फ़ोकस ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक ग्रुप ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जिनसे हम अपना रिसर्च रिलेटेड जो भी डाटा हम कलेक्ट करना चाह रहे हैं, हम उनसे वो डाटा पूछ रहे होते हैं। तो हम इसकी अगर डेफिनिशन देखें, फोकस ग्रुप टेक्निक इज वन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। इसमें मोस्टली हमारे क्वेश्चंस जो हैं या जो हम डाटा गैदर कर रहे होते हैं वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होता है। क्वालिटेटिव फॉर्म का मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ, यानी कि हम यूजर से उनका ओपिनियन, उनके फीडबैक, उनका नॉलेज, परसेप्शन, उनके कंसर्न, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो उनसे गैदर करते हैं। मसलन अगर फॉर एग्जाम्पल आप उनसे पूछ रहे हो कि कोई आपने सपोज़ प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, आप उनसे पूछ रहे हो हाँ जी, इस प्रोडक्ट के बारे में उनका क्या फीडबैक है? आप उनको बता सकते हो कि ये हमारा न्यू प्रोडक्ट है, ये कम मार्केट में लॉन्च होने जा रहा है। उससे पहले हम ये आप लोगों के ऊपर फ़ोकस ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ये फ़ोकस ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स कौन लोग होंगे? ये आपके ओरिजिनल यूज़र ही होंगे, लेकिन बस अब सारे यूज़र से पूछने की बजाय आप पर्टिकुलर कुछ लोगों से पूछ लेते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मसलन जिस तरह सर्वे है, तो सर्वे में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि कुछ लोग जो है जिस तरह से आप लोग भी अपने क्वेश्चंस में पूछ रहे थे कि कुछ लोग सर्वे फॉर्म सही तरीके से फिल अप नहीं कर रहे होते या वो प्रॉपर मसलन किसी उनका एनवायरनमेंट कोई और होगा, वो कोई बिज़ी होगा, उसके दरमियान में उसने क्वेश्चनेयर फिल कर दिया। कइयों को क्वेश्चन्स की समझ नहीं आई, उन्होंने जो उनको समझ आई उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने डाटा फिल अप कर दिया। तो क्वेश्चनेयर या सर्वे के अंदर इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ही फ़ोकस ग्रुप टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई गई। ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है, एचसीए में भी यूज़ होती है, मार्केट एडवर्टाइज़मेंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बाकी प्रोडक्ट सर्विस रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनमें भी ये टेक्निक यूज़ हो रही होती है। इसमें हम अपना जो ओरिजिनल सैंपल होता है, उसी में से कुछ लोग चूज़ कर लेते हैं, जो उस सैंपल को ओरिजिनली रिप्रेज़ेंट कर रहे होते हैं। ठीक है? उसमें डिफरेंट एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स के लोग हो सकते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम हर सैंपल में से कुछ लोग ऐसे चूज़ कर लें, जो प्रॉपर्ली फुली उस सैंपल को रिप्रेज़ेंट कर रहे हों, उस ग्रुप को। तो फिर हम उनके ऊपर स्टडी कर लेते हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये मिक्सचर है आपकी नेचुरलिस्टिक ऑब्ज़र्वेशन का और इंटरव्यू का। इंटरव्यू में हम वन टू वन पूछ रहे होते हैं, इसमें हम एक ही टाइम पे मल्टीपल लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है? तो फिर आगे जैसे-जैसे इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके बेनिफिट्स, प्रोस एंड कॉन्स और वो सारी चीज़ें देख लेंगे। इसमें हमारा गोल क्या होता है टू एंगेज यूज़र इन अ डायरेक्ट कन्वर्सेशन। हम डायरेक्टली यूज़र के साथ या अपना जो यूज़र कह लो या पार्टिसिपेंट है, उसके साथ डायरेक्टली कन्वर्सेट कर रहे होते हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रहे होते हैं और ये काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम कर रहे होते हैं, इसलिए ये नियर टू इंटरव्यूज़ आपके है। इसका पर्पज़ क्या होता है, जिस तरह से मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हम प्री फ़ोकस ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हैं और पोस्ट फ़ोकस ग्रुप, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? मसलन हम प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपनी आइडिया की हद तक सिर्फ़ प्रोटोटाइप दिखा सकते हैं यूज़र को, उस पे ओपिनियन ले सकते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए भी हम फ़ोकस ग्रुप स्टडीज़ कर सकें ताकि हमें यूज़र्स का क्लियर ओपिनियन आ जाए। मसलन हम उनसे पूछ सकते हैं कि भई हम इस तरह की एक एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रहे हैं, आपका इसके बारे में क्या फीडबैक हो सकता है? आपके क्या कंसर्न हो सकते हैं? आपकी क्या ओपिनियन हो सकती है? तो यूज़र हमें पहले ही अपने कंसर्न, फीडबैक और वो सारा कुछ हमें बता देगा। हम प्रोटोटाइप के बाद में भी इसको कर सकते हैं, मसलन ओरिजिनल मार्केट में लॉन्च करने से पहले हम ये वाली स्टडी कंडक्ट कर लेते हैं, ताकि हमारे पास ओरिजिनली यूज़र्स मतलब मार्केटिंग पे आप जब प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो उसपे आपकी काफ़ी सारी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप उस कॉस्ट से बचने के लिए उसका पहले ही प्रोटोटाइप फंक्शनल आप यूज़र्स को दिखा लेते हो कि भई ताकि आपको क्लियर पता चल जाए कि आपकी ऑडियंस का आपकी इसके ऊपर इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के ऊपर या कोई डिवाइस है या कोई प्रोडक्ट है, क्या फीडबैक आ रहा होगा। तो इससे आप अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो प्री लॉन्च। इसी तरह से काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ये पहले दे दिया जाता है यूज़र्स को उनका फीडबैक लेके, बाद में फिर वर्ल्ड वाइड इस चीज़ को लॉन्च कर दिया जाता है। ठीक है, वो कहता है फोकस ग्रुप अलाउ द रिसर्चर टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम।
तो बजाय इसके कि आप इंटरव्यू करो, हर एक बंदे से अलग वन टू वन पूछ रहे हो, तो ये आपको फ़ोकस ग्रुप जो टेक्नीक है वो एक ही टाइम में मसलन अगर आपने 5 बंदों का इंटरव्यूज़ करना है और एक इंटरव्यू को आपका 1 घंटा लगता है, तो आपके 5 बंदों के इंटरव्यू को 5 घंटे लग जाएँगे। जबकि आप उसी 1 घंटे के अंदर इन 5 बंदों को थ्रू फ़ोकस ग्रुप स्टडी कर सकते हो। तो ये इसका थोड़ा-सा बेनिफिट है इंटरव्यूज़ के ऊपर। Focus group are used in traditional market research to gather target audience opinion and attitude about a certain product, services और concepts। ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मार्केट रिसर्च में भी ये बहुत ज़्यादा सोशल रिसर्चेज में भी यूज़ होती है, ठीक है? हमारे एचसीए के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है। A company may use a focus group to gather customer feedback on a new product or services before they decide to take the concept into development। यानी कि अभी वो concept की हद तक होता है, या आप कह लो अगर सॉफ्टवेयर है तो वो आप उसको प्रोटोटाइप की हद तक ही जब वो पहुंचे तो भी आप फोकस ग्रुप स्टडी कर लो, ताकि ओरिजिनल यूजर का जो भी आपके पास ओपिनियन है वो पहले से ही आ जाए। तो आप लॉन्च से पहले ही उसके अंदर इम्प्रूवमेंट वगैरह जो भी आपने करनी है इस स्टडी के बाद जो आपके पास डाटा आएगा उसकी बेस के ऊपर आप वो सारी चीजें कर सकते हो। यूजेज इसके क्या है? एडवर्टाइजमेंट एंड मार्केट इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूज हो सकता है। मसलन आप एक एडवर्टाइजमेंट बना के फोकस ग्रुप के सामने वो प्रेजेंट करके वहां से भी उनका ओपिनियन ले सकते हो। जिस तरह से अभी मैं एक केस स्टडी पढ़ रहा था पिछले पिछले कुछ दिनों में कि जो कार्स एक कार कंपनी की केस स्टडी थी, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट उन्होंने ये एक्सट्रैक्ट किया कि जो वुमेन है उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है कार परचेज़िंग के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर। मसलन वो अपने भाई को, हस्बैंड को, फादर को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं कार बाय करने में। तो उन्होंने ये स्टडी पहले से ही कर ली, फिर उन्होंने जो अपनी एडवर्टाइज़मेंट बनाई वो फ़ोकस थी वुमेन के ऊपर, यानी कि वुमेन ओरिएंटेड एडवर्टाइज़मेंट बनाई। तो इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो आपको थ्रू फ़ोकस ग्रुप पहले से ही पता चल जाती हैं, और पहले अगर कर रहे हो तो पहले से पता चल जाएँगी, वरना लॉन्चिंग से आप पहले इवैल्यूएट कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट या आपकी जो भी वो चीज़ है वो किस तरह की मार्केट में क्या उसके इम्पैक्ट होंगे। इसी तरह यूएक्स के अंदर आपको यूज़र एक्सपीरियंस का आइडिया हो जाएगा। ओरिजिनली आप यूज़र को वो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या वेबसाइट कुछ भी है, वो यूज़ करने के लिए दे सकते हो और उससे उसका ओपिनियन, फीडबैक और वो सारी चीज़ें गैदर कर लोगे। इसी तरह प्रोडक्ट रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं या जो सर्विस रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसमें भी मसलन आप कोई ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करने जा रहे हो, तो आप अगर मसलन वो स्टूडेंट्स ने करना है, तो बजाय इसके कि मैं कोर्स लॉन्च कर दूँ और बाद में फेल हो जाऊँ उस कोर्स में, तो मैं पहले ही 5-7 स्टूडेंट्स को वो कोर्स करने के लिए कह सकता हूँ और उसके ऊपर उनका ओपिनियन कि वो कोई कहेगा कि स्टूडेंट मुझे समझ नहीं आई, कोई कहेगा इसमें बढ़िया आपने मुश्किल एग्ज़ाम्पल्स यूज़ की हुई हैं। तो बजाय इसके कि मैं जब ओरिजिनली लॉन्च कर दूँ उसके बाद मुझे ये डाटा है, तो फोकस ग्रुप से वो डाटा मैं पहले ही गैदर करने की कोशिश करूँगा। तो ये इसके थोड़े से बेनिफिट्स हो सकते हैं। बाकी इसका मेन बेनिफिट ऑफ फोकस ग्रुप दे आर यूजफुल टू ऑब्टेन डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनल एंड ग्रुप फीलिंग। यानी कि आपको लोगों की पर्सनल ओपिनियन का भी है, क्योंकि आप वन टू वन भी उनसे क्वेश्चन पूछ रहे होगे और एज अ ग्रुप भी आपको लोगों की ओपिनियन का पता चल जाएगा इससे रिलेटेड। दे कैन सेव टाइम एंड मनी एज कम्पेयर टू इंडिविजुअल इंटरव्यूज, और इंटरव्यू से एज कम्पेयर टू इंटरव्यू ये आपका पैसा और टाइम दोनों बचा रहे होंगे। ठीक है? तो ये आप अगर डायग्राम भी देखो तो ये मॉडरेटर है। मॉडरेटर क्वेश्चंस मिमिक अ नेचुरल एक्सचेंज, यानी कि नेचुरली जिस तरह से एक नेचुरल लैंग्वेज में सवाल पूछे जा सकते हैं इनफॉर्मल वे में, आप उस तरह से भी मॉडरेटर जो है वो एक अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं फोकस ग्रुप में उनसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और पार्टिसिपेंट कंट्रीब्यूट इक्वली, हर पार्टिसिपेंट इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ठीक है? अगर नहीं कर रहा तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ मॉडरेटर कि आपने उनको कंफर्टेबल बनाना है अपने साथ, ताकि वो इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें और ओपनली इंटरेक्ट कर सकें। आप कोई ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लो जिससे पार्टिसिपेंट जो वो शाय फील कर रहा हो। आगे इसकी एग्जांपल्स वो सारी चीज़ें आएँगी। मसलन आप स्टूडेंट से सर्वे कर रहे हो या स्टूडेंट्स पे फोकस ग्रुप कर रहे हो, सॉरी, तो आप उनसे उनकी जीपीए के बारे में पूछ लो। अब एक बंदा अपनी जीपीए 5 लोगों में बैठ के नहीं बताना पसंद करता, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि कोई आप एक ऐसा क्वेश्चन ना पूछ लो जिससे यूज़र को शर्मिंदगी हो रही हो या वो बताना ना चाह रहा हो फोकस ग्रुप के अंदर, क्योंकि साथ में उसके बाकी पार्टिसिपेंट्स भी होंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन लीडिंग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, यानी कि आप कोई आंसर पहले से ना यूज़र को दे रहे हो। आपने यूज़र्स को डिस्करेज नहीं करना। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये बाद में आगे लेक्चर में आएगी कि आप फोकस ग्रुप में किस तरह से कर सकते हो। अच्छा, ये करना किस तरह से फोकस ग्रुप, इसमें ये है कि आप 5 से 10 लोगों पे एट अ टाइम कर सकते हो फोकस ग्रुप। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि 12 लोगों तक भी हो सकता है, लेकिन अर्ली स्टेजेस में आप शॉर्टर ग्रुप के ऊपर स्टडी करो, क्योंकि इसमें आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल भी चाहिए, आपकी इंटरव्यूइंग स्किल भी चाहिए, क्योंकि आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ रहे होगे, उनके साथ इंटरेक्ट भी कर रहे होगे और उनको साथ-साथ ऑब्जर्व भी कर रहे होगे। तो इसमें आपकी बोथ स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, ठीक है? तो इसी तरह से डिज़ाइन टीम में कौन-कौन हो सकता है? आपका मॉडरेटर हो सकता है,
ठीक है, मॉडरेटर कौन होगा आपका? ठीक है, मॉडरेटर जो इंटरव्यूज़ और फ़ोकस ग्रुप को स्टडी कर रहा होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहा होगा। आप साथ में एक हेल्पर के तौर पे ले सकते हो जो आपके नोट्स यानी कि जो यूज़र पार्टिसिपेंट्स क्वेश्चंस आपके आंसर कर रहे हैं, आपका साथ जो पार्टनर है वो उसको नोट उसको करता रहे। साथ में आप मीडिया पर्सन भी ले सकते हो, यानी कि आप उस सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो ताकि आपका जो जो सेशन है वो उसको आप बाद में भी एनालाइज़ कर सको। इसका स्ट्रक्चर किस तरह से हो सकता है? अब ये कोई पेट रूल्स नहीं है कि आपने इसी तरह से ही करना है, तो आप इसको अपने अकॉर्डिंगली भी सेट कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट फॉर द बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइडलाइंस है कि आप पहले 5 मिनट वार्म अप सेशन कर लो। वार्म अप सेशन में आप अपने आप को यूज़र्स के साथ इंटरैक्ट करवा सकते हो कि किस तरह से यूज़र मैं आपको इसके एंड पे एक वीडियो भी प्रैक्टिकल डेमो भी दूँगा कि किस तरह से हम रियल में फ़ोकस ग्रुप करते हैं ताकि आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएँ। आप 5 मिनट का वार्म अप सेशन कर सकते हो। वार्म अप सेशन में क्या होता है कि आप यूज़र से एक प्रॉपर्ली अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, उनका इंट्रोडक्शन ले सकते हो ताकि वो आपके साथ थोड़ा-सा कंफर्टेबल लेवल में आ जाएँ। जब वो आपके साथ कंफर्टेबल लेवल में आ जाएँगे, वो आपके क्वेश्चन्स को सही तरीके से प्रॉपर्ली आंसर कर रहे होंगे। उसके बाद आप उनके साथ क्रिएटिव कोई एक्सरसाइज़, कोई क्वेश्चन आंसरिंग टाइप की, कोई साइकोलॉजिकल कोई एक्सरसाइज़ कर सकते हो ताकि आप उनको एंगेज कर सको अपने साथ। किसी के ज़हन में कोई थॉट चल रहा है या कुछ और चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें खत्म करने के लिए और उनको थोड़ा-सा फ़ोकस कराने के लिए टास्क के ऊपर आप कोई भी क्रिएटिव एक्सरसाइज़ कर सकते हो, कोई उनसे क्वेश्चन फिल करवा सकते हो, कोई फॉर्म फिल करवा सकते हो। तो इस तरह से आप उनको एंगेज कर सकते हो। उसके बाद वो कहता है कि 45 मिनट का 45 मिनट्स डिस्कशन हो सकती है। तो ये कोई पेट रूल नहीं है कि 45 आप 15 मिनट भी कर सकते हो, 20 मिनट भी कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आपका बस ग्रुप एंगेज रहे, बोर ना हो, वो इंटरैक्ट करे आपके साथ प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद आप 5 मिनट के अंदर उसको अपने क्वेश्चंस को रैप अप कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद ये एक ओवरऑल पूरा सिनेरियो डिस्कस किया हुआ कि किस तरह से होता है, किस तरह से क्या-क्या चीज़ें इसमें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आपके पास डिटरमाइन द टॉपिक एंड गोल्स ऑफ द फोकस ग्रुप। आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि किस टॉपिक पे आप फोकस ग्रुप करना चाह रहे हो, आपका गोल क्या है, आपने यहाँ से क्या आंसर्स लेने हैं। आइडेंटिफाई पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स, आपने पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं कि किन लोगों के ऊपर आपने फोकस ग्रुप स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास में स्टूडेंट्स का ओपिनियन लेना है, तो मैं सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट से नहीं ले सकता। तो मैंने पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टिसिपेंट वो ले लूँगा जो टॉपर होगा क्लास का, यानी कि जिसकी जीपीए 3.5 से अबव होगी। एक पार्टिसिपेंट वो ले सकता हूँ जो बिल्कुल बिलो द बेल्ट लाइक 2 से भी नीचे होगी जिसकी जीपीए, ठीक है? और 2-3 पार्टिसिपेंट्स एवरेज जीपीए वाले भी ले सकता हूँ, यानी कि एक 3 से ऊपर वाला, एक 2.5 से ऊपर वाला, एक 2 से 2 पॉइंट ताकि मेरे पास हर ग्रुप की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आ जाए। बाद में मैं उनके ऊपर फिर प्रॉपर्ली स्टडी कर लूँगा, वो एक पूरे क्लास का फोकस ग्रुप बन जाएगा मेरे पास। तो इसके बाद प्रिपेयर अ गाइड, द मॉडरेटर गाइड और डिस्कशन गाइड दैट आउटलाइन द फोकस ग्रुप क्वेश्चंस। फिर मैं एज़ अ मॉडरेटर अपने क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करूँगा, एक प्रॉपर उनका फ्लो, ठीक है? और प्रॉपर एक लोकेशन चूज़ करूँगा कि कहाँ पे होना है, क्लास में होना है, लैब में होना है, ऑफिस में होना है, क्योंकि लोकेशन बहुत मैटर करती है। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्स को रिक्रूट करना है, ठीक है? उसके बाद आपने 90 टू 120 मिनट सेशन, ये डिपेंड करता है कि आप जितनी मर्ज़ी लंबा सेशन कर सकते हो और उसके बाद एंड पे आप उसी रिपोर्ट को एनालाइज़ करोगे प्रॉपर। कि किस तरह से क्या-क्या हुआ, क्या-क्या फाइंडिंग्स आई, क्या-क्या रिजल्ट्स आए, वो सारी चीज़ें। अच्छा, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो इसके फ़ोकस ग्रुप में कि किसी का क्वेश्चन होगा किसी के माइंड में तो वो भी आपको पता चल जाएगा, कोई आपके प्रोडक्ट से खुश है तो वो भी आपको पता चल जाएगा, किसी का आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई कमेंट्स है तो वो भी पता चल जाएगा, कोई आपके प्रोडक्ट को किसी को बहुत पसंद आया तो वो भी पता चल जाएगा। तो यही फ़ोकस ग्रुप का फ़ायदा होता है कि पूरी ग्रुप डायनामिक्स का आपको इकट्ठे पता चल जाता है और आपके पास एक रिच डाटा आ जाता है बड़ी जल्दी। इंटरव्यू में ये चीज़ें आपको 5 घंटे लगने थे, इंटरव्यू इसके अंदर आपको 1 घंटे में ये सारी चीज़ें पता चल गई। तो यही इसके एडवांटेज है कि आपका टाइम सेव करता है, आपकी कॉस्ट सेव करता है एज़ कम्पेयर टू इंटरव्यूज़ और बाकी सारी चीज़ों के। और डिसएडवांटेजेस में क्या है, इसमें आपका मॉडरेटर जो है वो एक बड़ा एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या होगा, वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ रहा होगा, वो डिस्करेजिंग वे में पूछ रहा होगा, वो ग्रुप से प्रॉपर्ली इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा होगा, ठीक है? ग्रुप डिस्ट्रैक्ट हो रहा होगा, उसकी टोन अच्छी नहीं होगी। तो ये सारे इश्यूज आ जाते हैं फिर फोकस ग्रुप का जो मॉडरेटर होता है। सोशल इन्फ्लुएंस में लीड टू ग्रुप थिंक। मसलन एक बंदा
या सपोज 5 बंदों पे आप स्टडी कर रहे हो, 4 बंदों ने एक ओपिनियन दे दिया कि जी एप्लीकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। एक बंदा जिसको नहीं भी अच्छी लगी ना, तो वो कहेगा यार 4 लोगों को अच्छी लग रही, हो सकता है कि मेरे में ही कोई मसला है या मुझे ही पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लग रही, वो भी कह देगा हाँ जी, जी बहुत अच्छी है एप्लीकेशन। तो ये सोशल इन्फ्लुएंस आ जाता है इसके अंदर, जो इसके डिसएडवांटेजेस के अंदर। फिर इसी तरह इन्फ्लुएंशियल मेंबर ये होता है कि मसलन एक बंदा है, उसका थोड़ा-सा इन्फ्लुएंस बन जाता है ग्रुप पे, वो सारे आंसर्स कर रहा होता है बड़ा आगे-आगे होके। तो सारे ये समझते हैं कि नहीं यार ये बंदा ये समझदार बंदा है, पढ़ा-लिखा बंदा है, इसका कोई इन्फ्लुएंस है, तो वो बाकी भी उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। तो ये इसके अंदर थोड़ा-सा डिसएडवांटेज है, इस चीज़ को आपने टैकल करना है। मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक, आप बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स को हायर कर लेते हो। तो फ़ोकस ग्रुप में आपको पहले बताया कि 6 से 8 या 5 से 10 या 6 से 12 लोगों से ज़्यादा आप, क्योंकि आप फिर डील नहीं कर सकोगे। आप उसको डिवाइड कर लो, मसलन 2 स्टडीज़ में कन्वर्ट कर लो अगर आपके पास पार्टिसिपेंट ज़्यादा बन रहे हैं तो। और आप कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक ही स्क्रिप्ट पे रिजिड हो जाते हो, यानी कि जो आप क्वेश्चन घर से बना के लाए हो या जो आपने प्लान किए हो, आप वही पूछना चाह रहे होते हो। लेकिन कई दफ़ा ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं कि आपको थोड़ा बहुत अपने प्लान से हटना पड़ता है, कोई ऑफ द टॉपिक बात करनी पड़ती है ताकि ग्रुप एंगेज हो जाए अगेन। तो ये थोड़ी-थोड़ी सारी चीज़ें आपने माइंड में रखनी है। नॉट टेकिंग द टाइम टू सिलेक्ट द राइट इंटरव्यू, ठीक है? आपने मसलन आपके पास टाइम ही नहीं था राइट इंटरव्यू सिलेक्ट करने के लिए, मसलन आपने गलत बंदा जो भेज दिया, जो फोकस ग्रुप करवा रहा है, उसको प्रॉपर्ली स्किल्स नहीं है, उसको इंटरव्यू लेना नहीं आता, तो इस तरह के भी इश्यूज आ सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स को अक्सर डिस्करेज कर देते हैं, मसलन जब आप फोकस कर रहे होगे स्टडी, तो एक पार्टिसिपेंट है उसको जवाब देना चाह रहा है, आप उसको रोक दोगे, नहीं रुको मत, बस तुमसे बाद में पूछूंगा, तो इस तरह से डिस्करेजिंग हो सकता है वो बाद में बोले ही ना। तो इस तरह से डिस्करेजिंग अक्सर हो जाती है, तो ये मिस्टेक है। बहुत लॉन्ग सेशंस होंगे, जब बहुत लॉन्ग सेशंस होते हैं तो यूजर बोर होना जिस तरह भी लेक्चर लंबा हो रहा है तो आप लोग भी बोर होना शुरू हो गए होगे। तो ये थोड़ा सा फोकस ग्रुप में भी इशू होता है कि जब लंबा सेशन हो रहा होता है तो लोग बोर होना शुरू हो जाते हैं, कोई मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देता है, ठीक है? मस्ट हैव और नाइस टू हैव, यानी कि क्या चीज़ें लाज़मी पूछनी है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्वेश्चंस मस्ट हैव हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ों में हम बैलेंस प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहे होते। अच्छा, अब हम जल्दी से टिप्स के ऊपर आ जाते हैं कि फोकस ग्रुप में क्या-क्या टिप्स हैं। तो सबसे पहली टिप है कि हायर अ पार्टनर विद अ गुड ऑब्जर्वेशन स्किल। अगर आप में अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल नहीं है, तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो, जिसका काम होता है सिर्फ ऑब्जर्व करना। जिस तरह अक्सर इंटरव्यूज़ में भी आपने देखा होगा, एक बंदा एक्सपर्ट बैठा होता है, वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, वो सिर्फ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, जो आंसर्स कर रहा होता है। इसी तरह से आप भी एक पार्टनर साथ में ले सकते हो जिसकी अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल है, ताकि वो यूज़र का ऑब्जर्व कर सके कि यूज़र उसको प्रॉपर्ली सही आंसर कर रहा है या जस्ट ऊपर-ऊपर से आंसर कर रहा है। आप रिकॉर्ड कर सकते हो सेशन को, जिस तरह से मैंने इमेज में भी लगाया हुआ है। रिकॉर्डिंग से फ़ायदा क्या होगा, आप उसको बाद में भी देख सकते हो। डोंट फील शाय, यानी कि अगर आप शाय फील करोगे तो आपसे प्रॉपर ग्रुप को कंट्रोल नहीं होगा, और जब प्रॉपर ग्रुप कंट्रोल नहीं होगा तो वो आपको प्रॉपर आंसर नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है? और आपने प्रिपरेशन करनी है सेशन से पहले अच्छी तरीके से। मेक पीपल कंफर्टेबल, आप उनको जितना कंफर्टेबल रखोगे उतने आपके पास अच्छे आंसर्स आ रहे होंगे। 2-3 फोकस ग्रुप फॉर द सेम सिनेरियोज़, 2-3 फोकस ग्रुप आप कर सकते हो एक ही प्रॉब्लम को, एक ही सिनेरियो के ऊपर। डोंट लूज़ द फोकस, अवॉइड सेल फोन। आपने अपना फोकस भी लूज़ नहीं करना, क्योंकि आपका पूरा फोकस उन पार्टिसिपेंट्स पे होना चाहिए ताकि आप उनके ओरिजिनली डाटा कैप्चर कर सको। और आपने ड्यूरिंग फोकस ग्रुप सेशन अवॉइड करना है सेल फोन, और अपने पार्टिसिपेंट्स को भी कहना है कि वो सेल फोन अवॉइड करें, ताकि आपका फुली फोकस जो है वो उस टास्क और उस सिनेरियो के ऊपर है। ठीक है? अथॉरिटेटिव और गाइडिंग टोन आपकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आप किसी को अथॉरिटेटिवली पूछोगे तो हो सकता है वो प्रॉपर आपको आंसर ना करे। जितना आप ज़्यादा उसके साथ फॉर्मली पूछ रहे होगे, इनफॉर्मली वो आपको प्रॉपर आंसर कर रहा होगा। आपकी गाइडेड टोन नहीं होनी चाहिए। गाइडेड टोन क्या हो सकती है कि मसलन आप किसी को पहले से ही ना आंसर गाइड कर दो कि मसलन मैं ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ, ये देखो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, आपको भी अच्छी लगी ना, तब आपने उसको गाइड कर दिया कि देखो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, ये कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो यूज़र भी कहेगा हाँ जी, अच्छा प्रोडक्ट है। तो ये आपकी गाइडेड टोन बन जाती है। किसी भी पार्टिसिपेंट को डिस्करेज ना करो, मसलन अगर कोई वो रॉन्ग आंसर कर भी रहा है, तो आप उसको टैकल करने की कोशिश करो, डिस्करेज ना करो, क्योंकि आप डिस्करेज करोगे तो वो पार्टिसिपेंट नेक्स्ट क्वेश्चंस को आंसर करने पे हेजिटेट फील करेगा। और एक प्रॉपर टाइमलाइन आपकी फोकस ग्रुप की होनी चाहिए कि इतनी देर में मैंने फोकस ग्रुप को एंड करना है, क्योंकि लंबा सेशन होगा तो बोर हो जाएगा। और ये कुछ चीज़ें हैं, क्या फ़ोकस ग्रुप के बाद क्या करो, समराइज़ कर लो अपने पूरे सेशन को कि क्या-क्या आपने इसमें गेट किया, क्या-क्या इश्यूज़ आए, वो सारा चीज़ें। उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाओ,
ठीक है, वो रिपोर्ट्स अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस कर लो। इनकी मैंने और भी डिटेल लिखी हुई है कि आपके नोट्स इकट्ठे कर लो, सेशन को रिव्यू करो, समरी लिख लो उसकी, रिपोर्ट में क्या करो, क्या आपने बैकग्राउंड क्या था, डिटेल्स ऑफ सेशंस लिख लो थोड़ी सी, रिजल्ट्स वगैरह क्या है आपके, और उनको कंक्लूड। फॉलो अप में ये होता है कि आप अपने जो उस फोकस ग्रुप की चीजें होती हैं आप अपने कोलीग्स और अपने पार्टनर्स के साथ डिस्कस कर लेते हो, ताकि कोई चीज आपसे मिस हो रही हो तो वो आपको उसके ऊपर गाइड कर दें। ठीक है, मेन इश्यूज को हाईलाइट करो कि क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या क्वेश्चन, ताकि जो नेक्स्ट फोकस ग्रुप है उसके अंदर आप ये सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सको। तो यहाँ तक था आपका फोकस ग्रुप। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम ओरिजिनली फोकस ग्रुप को कर सकते हैं। यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे